आज के आपके करंट अफेयर्स 8 जून 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में। देखो, कल 7 को आपके वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी मनाया जाता था। कल का करंट अफेयर था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 7 जून को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। उसके अंडर अवेयरनेस फैलाई जाती है कि हमारे लिए जो फूड हम जो भी कंज्यूम करते हैं उसका हेल्दी होना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर वो साफ पानी से तैयार नहीं होगा या उसके अंदर ज्यादा पेस्टिसाइड होंगे या जो उसे प्रिपेयर कर रहा है उसके हाथ साफ नहीं, कुछ भी है, वो सारी की सारी चीजें अल्टीमेटली हमें बीमार कर सकती हैं। जैसे डायरिया से लेके फूड पॉइजनिंग से लेके इवन डेथ तक का कारण फूड बॉर्न डिजीजेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए फूड सेफ्टी डे भी इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसके चलते हुए आपके फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज किया जाता है। ये जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है, ये इंडिया की जो फूड अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रैंकिंग देती है, शॉर्ट में FSSAI। हर पैकेज्ड आइटम के पीछे तुम देखोगे हमेशा इनकी स्टैंप लगी होती है FSSAI, और हमेशा लाइसेंस नंबर लिखा होता है। इंडिया के अंदर कोई भी, चाहे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाओगे ना, वहां पे एक सर्टिफिकेट टंगा होता है FSSAI का। कोई भी पर्सन बिना FSSAI से लाइसेंस लिए इंडिया के अंदर खाना नहीं बेच सकता, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली रेडी वाले अलग चीज है, पर जो भी रजिस्टर्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप किसी भी रेस्टोरेंट जाओगे, किसी भी होटल जाओगे, किसी भी आउटलेट जाओगे, हमेशा देखना एक सर्टिफिकेट वहां पे किचन साइड पे टांगा पड़ा होगा, या जहां पे एंट्री होती है वहीं पे टांगा पड़ा होता है, जिसपे FSSAI का सर्टिफिकेट होता है। ये जो सर्टिफिकेट है, ये अब अथॉरिटी का सबसे पहले काम क्या है मैं वो बता दूं। ये देखो, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं? देखो, आपकी अलग अलग टाइप की बॉडीज होती है। जिनके बारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जिनके लिए पार्लियामेंट का कोई एक्ट एग्जिस्ट करता है, जैसे यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में बनाया गया। इस 2006 के एक्ट ने इस बॉडी को क्रिएट किया और इंडिया के अंदर सारी फूड रेगुलेशंस को क्रिएट किया, ठीक है। तो ये एक्ट, जो भी बॉडी किसी एक्ट से बनती है ना, उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आपकी FSSAI स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। जैसे लास्ट ईयर PCS, पंजाब PCS के पेपर में आपके एक बॉडी का यही क्वेश्चन आया हुआ था कि सेंट्रल प्राइसिंग कमीशन जो है आपकी, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टेटमेंट आई हुई थी, वो आपको ये बतानी थी वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो डायरेक्टली स्टेटमेंट आई हुई थी, ठीक है। तो ये जो बॉडी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर पड़ती है। इसका काम है इंडिया के अंदर प्रोटेक्ट और प्रमोट करना पब्लिक हेल्थ को, रेगुलेशन सुपरविजन करके फूड सेफ्टी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी की सारी गाइडलाइंस बनाता है। जैसे कोई भी रेगुलेशन फ्रेम करनी है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए, कोई भी गाइडलाइंस रखनी है, फूड टेस्टिंग कैसे की जाएगी, किन स्टैंडर्ड्स पे। याद है कुछ साल पहले मैगी बैन हुई थी। मैगी के अंदर ना एक सब्सटेंस होता है जिसे शॉर्ट में कहते हैं MSG। वो आपका ज्यादा क्वांटिटी में पाया गया। MSG एक ऐसा आपका केमिकल है जो अगर ज्यादा क्वांटिटी में, अगर कहीं काफी ज्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी को एंटर कर जाए ना, वो आपके न्यूरो सेल्स को डैमेज कर सकता है, तो ब्रेन सेल्स को डेड कर सकता है, तो डेथ भी हो सकती है। तो डेडली क्वांटिटी में मैगी में नहीं मिला था, पर तब भी जो परमिसिबल लिमिट है ना, उससे कहीं ज्यादा मिला था। इस कारण मैगी को बंद कर दिया गया था और नेस्ले को बोला गया था कि ये सारे लॉट को दोबारा से, मतलब ये लॉट खत्म कर दो, जो भी आगे लॉट बनाना है, जो भी आपको पहले मशीनरी में चेंज करना है, कहीं पे जो प्रॉब्लम आ रही है अपना प्रोसेस सही करो, इस चीज को अंडर कंट्रोल लाओ, उसकी टेस्ट करवा दो, फिर आप दोबारा से मैगी बेच सकते हो। तो वो सारी टेस्टिंग के बाद जाके मैगी दोबारा से, ठीक है। साइंटिफिक एडवाइस और टेक्निकल सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देना, कभी फूड की बात हो, ठीक है। कोई भी कलेक्टिंग और कोलेटिंग डेटा, कोई भी डेटा कलेक्ट करना और उसे सारा ऑर्गेनाइज करना है, फूड कंजम्पशन, कंटेमिनेशन, इमर्जिंग रिस्क, ऐसी सारी चीजें ये काम करते हैं। अब इसी के चलते हुए इन्होंने फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला। इंडिया में तमिलनाडु नंबर 1 आई है फूड सेफ्टी के ऊपर। यहाँ पे फूड सेफ्टी यानी कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है फूड सेफ्टी के ऊपर। उसके बाद गुजरात आया है और फिर महाराष्ट्र आया।
छोटी स्टेट्स में बात करें तो गोवा नंबर 1 पे आया है, फॉलोड बाय मणिपुर और सिक्किम। यूटीज में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। जम्मू नंबर 1 पे आया है, दिल्ली सेकंड और चंडीगढ़ थर्ड पे आया है। ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये टोटल 5 पैरामीटर्स थे जिनके ऊपर ये सारी चीजें मेजर की जा रही थी, जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्पेसिफाई की थे और एफएसएससीआई ने सिर्फ मेजर किए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज यहाँ पे इस तरीके से। सेकेंड करंट अफेयर है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। देखो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंडिया के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बनाए गए थे ना, वो 1 जनवरी 2020 को बनाए गए थे। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर के ये जो दिसंबर का महीना था, आपके जो इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई। ठीक है, और उसके उस टाइम से लेके अब तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन खाली पड़ी हुई है। अब गवर्नमेंट के ऊपर लगातार, देखो इतने टाइम से पोजीशन खाली क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट के लिए ना एक बहुत ही कंटेस्टेड चीज है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाएं। क्योंकि पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहली बात तो आपके आर्मी से था। अब अगर मैं दोबारा आर्मी से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाता हूं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है क्या, तीनों फोर्सेस में एक सेंट्रल ऑफिस बनाया जा रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखो, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर जो अब नई बदलती वॉरफेयर है, उसमें पहले क्या होता था, आज भी जैसे इंडिया की ज्यादातर फोर्स ना वर्ल्ड वॉर 2 के स्टैंडर्ड पे चल रही है, जिसमें होता क्या है कि आर्मी अलग ऑपरेट करती है, एयरफोर्स अलग ऑपरेट करती है, नेवी अलग ऑपरेट करती है। पर मॉडर्न वॉरफेयर और जो मॉडर्न आर्मीज है, जैसे अमेरिकन आर्मीज, इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज ही ये अलग अलग नहीं काम करते, ये एक बहुत ही सिंक्रोनाइज वे में काम करते हैं कि एक साथ सारा इंपैक्ट है, तो दुश्मन संभाल ना पाए अपने आप को। इस टाइम रशिया क्यों स्ट्रगल कर रहा है यूक्रेन में, रशिया में भी यही प्रॉब्लम है। रशिया की आर्मी अलग काम करती है, एयरफोर्स अलग काम करती है, नेवी अलग काम करती है, तो कभी एक जॉइंट सिस्टम के तौर पे काम नहीं करना शुरू किया। इंडिया इसी कारण 2-3 ऐसे रिफॉर्म्स कैरी आउट कर रहा है जिसके कारण हम ये सारी चीजें एक साथ जोड़ सके। जैसे कि हम एक साइड पे आपके थिएटर कमांड्स बना रहे हैं। थिएटर कमांड्स क्या है, बेसिकली जैसे तुम मान लो सारी पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, अब वेस्टर्न बॉर्डर के अंदर जो इलाके आते हैं, पंजाब के प्लेन्स आ गए, जम्मू कश्मीर का एरिया छोड़ दो, वो नॉर्दर्न एरिया में आ गया, पंजाब के प्लेन्स आ गए, गुजरात का डेजर्ट आ गया, और सॉरी राजस्थान का डेजर्ट आ गया, और गुजरात के आपके वहां पे स्वैम्प, जो रण के एरियाज आ गए, वहां पे दलदली इलाके हैं कुछ, वो आ गए। ये जो सारा का सारा इलाका है, इसमें क्या क्या सोल्जर्स को चाहिए अगर कभी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, क्या क्या सोल्जर्स को चाहिए, क्या क्या एयरफोर्स को चाहिए, उसी मुताबिक हम तैयारी करें। वही मशीनरी हो उनके पास, वैसी चीजें हो, ताकि इंपैक्ट के साथ वो वॉर लड़े। चाइना के साथ, अब देखो, जो चीजें मुझे राजस्थान में चाहिए वो मुझे पहाड़ों में थोड़ी चाहिए, पहाड़ों में अलग चीजें चाहिए होंगी। तो चाइना के साथ जो हिमालयन बॉर्डर लगती है, वहां पे अलग थिएटर बनाया जा रहा है, उन्हें कपड़े भी अलग चाहिए। अब मैं राजस्थान वालों के लिए वो मोटे मोटे कोट थोड़ी खरीद के रख दूंगा, अगले बेचारे गर्मी से मर जाएंगे। या वो यूनिफॉर्म मैं उन्हें ये थोड़ी कह सकता हूँ कि 6000 फीट की हाइट पे डाल लो, वो वहां ठंड से मर जाएंगे। तो यूनिफॉर्म्स अलग अलग हो। उसके बाद आपकी जो वेपन्स कैसे चाहिए, वहां पे गर्मी में होल्ड कर सके वैसे वेपन चाहिए कि ज्यादा गर्मी के अंदर ऐसा ना हो कि वेपन खराब हो जाए। वहां पे ठंड को बर्दाश्त कर सके, बारिश हो जाए तो, बारिश या बर्फ पड़ जाए तो गीला हो जाएगा, तो ऐसा ना हो कि वेपन जाम हो जाए, वैसे वेपन्स हो, सब कुछ हो। तो थिएटर कमांड बनाई जा रही है। इसके अलावा इन तीनों फोर्सेस, देखो तीनों फोर्सेस के अपने अपने चीफ होते हैं, इन्हीं के रैंक के बराबर, रैंक बड़ा नहीं होता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, रैंक चीफ के बराबर ही होता है सबका। बस एक कॉमन ऑफिस बनाया जा रहा है जो इन तीनों के बीच में कोलैबोरेशन का काम करे। अगर इंडिया को किसी वॉर में जाना है, कुछ भी करना है, कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट करना है, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करें, तीनों के तीनों फोर्सेस को एक सेंट्रल ऑफिस जोड़ सके, कोई भी कमांड, कोई भी कोऑर्डिनेशन करनी है वो कर सके। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसीलिए बनाया गया है, वो आपके सारे मिलिट्रीज का हेड होता है, ठीक है, और चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी का भी हेड होता है।
हाईएस्ट रैंकिंग यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर उसे बोला जाता है, ठीक है। उसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, उसका भी वो हेड बना दिया जाता है, ठीक है। बस उसका काम कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने का है, ट्राई सर्विसेज की इफेक्टिवनेस इंप्रूव करने का है, और इंडिया की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने का, ठीक है। अगर आप इनकी यूनिफॉर्म देखोगे ना कभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, देखो सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रंग वही डालता है जिस फोर्स को वो बिलोंग करते हैं। जैसे बिपिन रावत आर्मी को बिलोंग करते थे, इसलिए ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म ही होती थी। कल आपके नेवी से अगर आएंगे वो व्हाइट डाल देंगे, अपनी जो उनकी यूनिफॉर्म है वही डालेंगे। एयरफोर्स होगी तो एयरफोर्स की आपकी जो ब्लू यूनिफॉर्म है वो ही डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वही यूनिफॉर्म वो पहनते हैं जो उनका फोर्स पहनती है। बस फर्क क्या आता है, मतलब रंग वही होता है जो उनकी पेरेंट सर्विस का है, फर्क आता है कि देखो आपके जो उनका एम्बलम होता है ना उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर, उनकी कैप के ऊपर देखोगे, उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर देखोगे, उनके हाथ में एक स्टिक होती है उसके ऊपर देखोगे, उन सब के ऊपर अब वैसे ओरिजिनली यूनिफॉर्म्स के ऊपर वही सिंबल होते हैं, एम्बलम होते हैं जिस फोर्स को वो बिलोंग करते हैं। पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एम्बलम तीनों चीजों से बना होता है। नेवी का एंकर भी होता है, आर्मी की स्वॉर्ड्स भी होती हैं, और एयरफोर्स की ईगल, तीनों को जुड़ के एक सिंगल एम्बलम होता है। वो यही दिखाने के लिए कि तीनों फोर्सेस का ये सिंगल यूनिक पॉइंट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। क्लियर है, ये सारी चीजें उस पर होती है। अब करंट अफेयर क्या है कि आपकी गवर्नमेंट ने ना रूल्स अमेंड किए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ किसी को तो अपॉइंट करना ही है, कि इवन जो आपके रिटायर्ड सर्विस चीफ्स हैं ना, और जो 3 स्टार ऑफिसर्स रहे हैं, वो 4 स्टार होते हैं आपके जो चीफ्स होते हैं, और उनसे छोटे जो 3 स्टार ऑफिसर्स हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं। देखो पहले रूल होता था कि जो सिर्फ सर्विंग इस टाइम जो फोर्स में है उनमें से किसी एक को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगा दिया जाता था और उसकी जगह नया चीफ अपॉइंट कर दिया जाता था। अब हमने रूल अमेंड करके ये कर दिया कि जो लोग रिटायर भी हो चुके हैं ना, उनमें से भी अब किसी को वापस ड्यूटी पे कॉल किया जा सकता है एज अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो रिटायर्ड पर्सन को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जा सकता है, ठीक है। ये सारा रूल यहाँ पे क्लियर है, कोई भी डाउट, ठीक है। सेकंड करंट अफेयर आपका है न्यूक्लियर, सेकंड नहीं थर्ड आना था, थर्ड नंबर आना था, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, एनएसजी। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है क्या? देखो अभी रिसेंटली आपके चाइना और इंडिया के बीच में जो मैसेज हुआ, तो बेसिकली इंडिया ने विल शो की है कि हम एनएसजी को ज्वाइन करना चाहते हैं, बस कुछ कंट्रीज हमें ज्वाइन करने से रोक रही है। अब ये एनएसजी है क्या, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है क्या? ये ना एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम ग्रुप है। देखो कोई भी देश आपके न्यूक्लियर वेपन ना बना ले, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए सबसे मेन चीज क्या चाहिए? यूरेनियम, फ्यूल चाहिए ना। अगर फ्यूल ही उस देश को नहीं मिलेगा तो वो वेपन ही नहीं बना पाएगा, ठीक है। वैसे ही और भी जो आपका कोई मटेरियल है जो आपके वेपन्स बनाने में यूज हो सकता है, वो सारी चीज के ऊपर कंट्रोल करना। देखो यूरेनियम आपका दोनों चीजों में यूज हो सकता है, मैं मिसाइल में डाल दूं प्रोलिफरेट करके तो बॉम्ब बन जाएगा, पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज करो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपके पावर प्लांट में भी यूज हो सकते हैं और आपके बॉम्ब में भी यूज हो सकते हैं। तो जिन देशों के ऊपर शक होता है ना कि ये देश न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बना रहे, ये बॉम्ब भी बना रहे, उन देशों के ऊपर एनएससी क्या करता है, एक्सपोर्ट बैन लगा देता है कि इन देशों को मटेरियल टेक्नोलॉजी कोई सप्लाई नहीं करेगा। जितने भी एनएससी के मेंबर्स हैं, टोटल 48 कंट्रीज अब इसके मेंबर हैं, उनमें से कोई भी सप्लाई नहीं करेगा। ये एनएसजी ओरिजिनली बनाया गया था, देखो 1974 में, जब इंडिया ने अपना सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस टेस्ट को क्या कहते थे जो इंडिया ने 1974 में किया? काफी खुशी भरा नाम था, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में था। जब इंडिया ने ये टेस्ट कर दिया ना, तब अचानक दुनिया शॉक्ड थी कि इंडिया कैसे ये टेस्ट कर गया। तो इंडिया के अंदर
इंडिया के अंदर मतलब ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए कि इंडिया और टेस्ट भी ना कर पाए और वेपन्स ना बना पाए, सारी दुनिया ने ग्रुप क्रिएट कर दिया था, जितने भी अमीर देश थे उन सब ने मिलके न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्रिएट कर लिया कि हम सप्लाई के ऊपर ही रोक लगा देंगे। देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी कंट्री, एक और भी ट्रीटी है जिसे कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। किसी भी कंट्री को अपने वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनवाने हैं ना, उन्हें इन दोनों से परमिशन अब लेनी पड़ती है। उन्हें नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहती है कि आप जितना भी वेपन है, जितना भी सामान आपको आ रहा है, ये आप वेपन बनाने में यूज नहीं कर सकते। तो ये काफी हद तक सक्सेसफुल रही है, पर इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। उसका एक मेन कारण है, ये एनपीटी कहती है कि दुनिया में सिर्फ 5 न्यूक्लियर पावर्स हो सकती हैं। ये 5 न्यूक्लियर पावर्स हैं यूएसए, फ्रांस, यूके, रशिया और चाइना। और ये इग्नोर कर देती है कि 4 देश और आपके न्यूक्लियर वेपन बना चुके हैं। ठीक है, हम खत्म थोड़ी कर देंगे। इंडिया हमारा प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद इजराइल और 4th नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो ये 4 देशों ने भी तो न्यूक्लियर वेपन बना लिए। तो पर एनपीटी इसलिए इन चारों में से किसी ने एनपीटी साइन नहीं की है, क्योंकि एनपीटी साइन करने का मतलब है तुम्हें अपने न्यूक्लियर वेपन खत्म करने पड़ेंगे। पर हमारे देशों का कहना है कि देखो अगर तुम चाहते हो कि न्यूक्लियर वेपन खत्म हो तो ये 5 भी खत्म करें, नहीं तो हम तो बना ही चुके हैं, हमें रिकॉग्नाइज करो कि हमारे पास भी है। तो 5 की जगह 9 देशों को रिकॉग्नाइज करो कि आपके न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। ठीक है, ओवरऑल एनपीटी को कामयाब माना जाता है क्योंकि बहुत पहले 70s, यही 70s नहीं 50s में साइन हुई थी एनपीटी, और इतने सालों में सिर्फ 4 ही देश हैं जो एक्चुअली न्यूक्लियर पावर बन पाए हैं। तो लार्जली सक्सेसफुल, लेकिन न्यूक्लियर वेपन फैले नहीं है। ठीक है, तो एनएसजी इंडिया के रिस्पांस में बनाया गया था, पर हुआ क्या 2008 में ना आपके इंडिया को एग्जेम्पशन दे दी थी एनएसजी ने कि इंडिया न्यूक्लियर पावर बना सकता है। उसके बाद से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया के अंदर बनने लगे हैं। अमेरिका ने बहुत जोर लगा के, क्योंकि अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी बेचनी थी इंडिया को, अमेरिका ने अपनी पूरी डिप्लोमेटिक पावर लगा के सारे देशों को कन्विंस कर दिया और इंडिया को एग्जेम्पशन दिला दी थी लॉन्ग टर्म में। पर ये एग्जेम्पशन है, अभी के लिए छूट मिली हुई है, छूट तो कभी वापस ले लें। हम चाहते हैं हम एनएसजी के मेंबर ही बन जाए, मेंबर देशों के ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता। तो हम कब से कोशिश कर रहे हैं एनएसजी के मेंबर बन जाएं, पर क्योंकि इन 48 देशों में चाइना भी मेंबर है, सारे देशों का मानना जरूरी है, तभी आपके सारे देशों का नहीं, मतलब 2 देश अगर ना भी माने चल जाएगा। ठीक है, आपके 46 देश मानने चाहिए। पर इंडिया के खिलाफ जैसे टर्की खड़ा हुआ है, इंडोनेशिया खड़ा हुआ है और आपका चाइना खड़ा हुआ है, इन चीजों के कारण इंडिया को एनएसजी में जगह नहीं मिलती। चाइना का कहना है फिर तो पाकिस्तान को भी एडमिट करो अगर इंडिया को एडमिट करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत ही गहरी है और वो इंडिया को हर जगह काउंटर करना चाहते होते हैं, तो पाकिस्तान को हर जगह धक्के से लेके आते हैं। तो इस चीज के कारण काफी सालों से सिर्फ चाइना ऑब्जेक्शन दे रहा है, बाकी सारे देश ऑलमोस्ट, मतलब इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे देश मानने में। टर्की के साथ हमारी कोई खास नहीं बनती क्योंकि टर्की पाकिस्तान की ज्यादा फेवर करता है, चाइना पाकिस्तान की फेवर करता है, ये दोनों देशों की इस कारण ज्यादा पाकिस्तान की साइड है। इंडोनेशिया पहले न्यूट्रल रहता था, वहां पे इस टाइम जो प्रेसिडेंट है ना वो थोड़ा प्रो पाकिस्तान है, तो इस कारण वो देश प्रो पाकिस्तान है। सिर्फ 3 कंट्रीज ऑब्जेक्ट कर रही हैं, बाकी सारे इंडिया के साइड। तो इंडोनेशिया मान जाए हमें मेंबरशिप मिल जाएगी, एक देश भी इनमें से मान जाए। पर चाइना इन दोनों के ऊपर प्रेशर भी क्रिएट करके रखता है ना, तो चाइना इसलिए इन्हें मानने भी नहीं देगा, किसी और को नहीं तो वो मना लेगा। पावर बढ़ती जा रही है ना उसकी, ठीक है, इकोनॉमिक पावर लगा लो, मिलिट्री पावर लगा लो, देश तो डरते ही हैं उससे। ठीक है, ये थे आपके आज के